एक चीज़ भी काफ़ी टाइम से नोटिस करने को मिल रही है कि आज भी हम 2025 में भारत में रह रहे हैं और बहुत बहुत बड़ी बातें हमारे देश के पार्लियामेंट से भी की जाती हैं। बहुत सारे नेता भी इस बातों को करते हैं। लेकिन आज भी भारत के समाज में महिलाओं के पास और दलितों के पास आज भी ऐसे एक बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अभी तक एजुकेशन नहीं पहुँची है। ये मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत बेसिक नीड्स भी नहीं है, अपनी स्कूल के बस्ते तक नहीं है। और अ, हम उस दौर में जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है और हमको दुनिया के अलग देशों से टक्कर लेनी है, भले ही वो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई साइंस भी बनता है कि किसी देश से टक्कर लेना हमारा उद्देश्य होना ही क्यों चाहिए, ये भी मुझे गलत लगता है। लेकिन फिर भी अगर हम वो वाली बात कह रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम का इतना वीक होना और ये उसके बाद जब हम स्कूल में घुसते हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरा आज आपसे बात करने का ये भी था। हम जब स्कूल में घुसते हैं तो स्कूल में घुसते ही हमारे बच्चों को जहाँ पर रैशनल माइंडसेट देना चाहिए था, स्कूल की हमारी शुरुआत ही एक किसी प्रेयर के साथ होती है। एक प्रेयर के साथ होती है, वो भी स्पेसिफिक किसी ऐसे शब्दावली होती है जो एक स्पेसिफिक धर्म को इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं। ये क्या चीज़ है? मतलब यहाँ तो आपके मैं नाम लूँ अगर कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि सरस्वती का पाठ करवाते हैं या फिर आरएसएस के ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर अगर आप प्रेयर, और ये मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको असेंबली में नहीं बैठोगे तो आपको जाना पड़ेगा, आप यू कांट जॉइन क्लासेस। ये रैशनल माइंड सेट हम कैसे देंगे? हम शुरुआती एक ऐसे भगवान पर भरोसा करने की बोल रहे हैं, और मैंने खुद ने ऐसी प्रेयर की है मेरे स्कूल में। नहीं, नहीं, हम सभी लोगों ने अपने अपने समय में स्कूलों में प्रार्थनाएं की हैं। हम लोगों ने संयोग से ये सवाल प्रोफेसर कृष्ण कुमार से, एक विद्यार्थी के तौर पे मैंने आज से 30 साल पहले पूछा, और उस समय तो आरएसएस जो है वह ऐसा नहीं है कि कोई प्रभावशाली संगठन था। हमने पूछा कि क्यों आवश्यक है या क्यों किया जाता है, और उन्होंने कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत दूर तक अगर इसका कोई भी प्रयोजन पूछा जाए तो दुर्खीम, जो कि एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि कई बार जो अनुष्ठान होते हैं वे आपको दीक्षित करते हैं। तो ये केवल मनुष्य को या स्कूल के विद्यार्थियों को शायद ये घोषणा करने के लिए एक अनुष्ठान है कि चलिए अब आज का दिन शुरू होता है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब हम तार्किकता लाना चाहते हैं, और इसके लिए आप केवल आरएसएस को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ। आप मानेंगे कि मिशनरी स्कूलों में भी यह होता है, और वहाँ भी प्रेयर के लिए बाकायदा कुछ समय पहले तक तो मुझे पता है कि दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी आवश्यक था कि आपको जाकर चर्च में, आवश्यक तो नहीं था लेकिन मद्रासों में सुबह भी थी। सुबह प्रार्थना होती थी। यहाँ तक कि जिस बीएड इंस्टीट्यूट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं था, वहाँ पर भी सुबह प्रार्थना होती। प्रार्थना का मतलब तो ये नहीं था कि वास्तव में प्रार्थना होती थी, लेकिन असेंबली होती थी मॉर्निंग से। तो लेकिन तार्किकता एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और शिक्षा का बुनियादी काम है तार्किक चिंतन देना, क्रिटिकल थिंकिंग देना। और क्रिटिकल थिंकिंग देने में ऐसे आस्थावादी जो भी प्रकरण होंगे वो एक बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए आदर्श विद्यालय तो वह होना चाहिए जो आपको तार्किक चिंतन के लिए तैयार करे, बजाय इसके कि वह आपसे किसी अव्यक्त शक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से जोड़ी जाए, किसी अव्यक्त शक्ति में आस्था रखते हुए आपसे उम्मीद करे कि नहीं वह आपका बेड़ा पार करेगी। लेकिन हम अभी उस समाज से शायद काफ़ी दूर हैं जिस समाज में तार्किकता समाज की प्राथमिकता होगी। अभी तो आस्था प्राथमिकता है, और वे सारी चीज़ें प्राथमिकता हैं जिनके बारे में आपने कहा कि आपको दिखाना है कि आप दूसरे देशों से बेहतर हैं। हाँ। आपको जो एक तरह का राष्ट्रवादी माचोइज्म होता है, उसका, जबकि ध्यान रखिएगा ये तमाम चीज़ें आपसे ये बुनियादी मांग करेंगे कि पूछें कि बताइए आप शिक्षा पे खर्च कितना करते हैं, आपके बजट का कितना हिस्सा, आपके जीडीपी का कितना हिस्सा आप शिक्षा पे खर्च करते हैं। अगर आप वास्तव में किसी अपने विद्यार्थियों को बहुत आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने नागरिकों को बहुत आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। आपका कुछ निवेश उसमें होगा। क्या हम वास्तव में कर रहे हैं? हम कब से पिछले 40 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं कि बजट का 10% और जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। सच्चाई यह है कि परसेंटेज टर्म्स में ये या तो स्टैटिक है या कम हो रहा है, और जिसका मतलब है कि हम बावजूद इसके कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हम नहीं चाहते कि तार्किक तौर पर सोचने वाले लोगों की संख्या समाज में बढ़े। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मुझे क्यों महसूस होती है सर? मैंने आपसे जो ये सवाल किया, मैंने इसलिए भी किया कि ये चीज़ मेरे को सेंस नहीं बनता है कभी
क्योंकि मैं आज तक व्यक्तिगत तौर पे मैं कभी स्कूल की भारत की शिक्षाओं से कभी सेटिस्फाई नहीं रहा हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के साथ 2-3 एग्जांपल के साथ बात करना चाहता हूँ। 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि जब हम जैसे कि मान लो जी हमारा एनसीईआरटी की किताबों की बात आती है। एनसीईआरटी की किताबों में जब हम भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, हम भारत के इतिहास को पढ़ते-पढ़ते हम पहुँचते हैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पर। तो मान लो हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ। जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और क्योंकि वो हमारे देश के स्कूल्स की हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है और जितना आज तक मैं समझ पाया हूँ और ऐसे आज आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो ट्विटर के ऊपर भी है, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से वो इस बात को उठाते हैं कि हमारे पास ऐसे कई सारी चीज़ों का एविडेंस है। मैं खाली एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, वैदिक काल वाला सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें लेकिन जो कि भारत के इतिहास के अंदर सिलेबस के तौर पर करिकुलम में ऐड की गई हैं, बट हमारे पास उसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं। लेकिन हमको जैसे कि बताया गया शुरू से कि भाई ये आपका इतिहास है, ये आपको पढ़ना चाहिए और हम उस चीज़ को लेकर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास किसी चीज़ का एविडेंस नहीं है सपोज दैट, और उस इतिहास को पढ़कर अगर मैं विदेश में कहीं जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर अपनी बात को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ अपने कल्चर के बारे में, अपने स्कूलिंग पढ़ाई के बारे में, तो ये तो एक तरीके से अपने ही देश के लोगों को धोखा देना सबसे बड़ी वाली बात हुई कि भाई मैं, और क्योंकि दूसरे लोग तो हंसेंगे ना एट एंड ऑफ द डे कि भाई तुम क्या बातें कर रहे हो कि तुम्हारे पास 1 लाख साल पुराना ये था, 20 लाख साल पुराना ये था। मैं जो यहाँ जो बात करना चाह रहा हूँ इसे करिकुलम की बात करना चाह रहा हूँ। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इतिहास में हमको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब देखिए दीपक, एविडेंस बेसिस पे सामान्यतः हम लोग तकनीकी तौर पर इसे रिवाइवलिज्म पुनरुत्थानवाद जो होता है उसका प्रदर्शन मानते हैं। एक बेहद आत्मविश्वास से हीन समाज जो होता है, जिस समाज का अपना जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत नीचे होता है, उस समाज की मजबूरी हो जाती है कि वो बार बार अपने अतीत पे जाए और उसका गौरवगान करते हुए कहे नहीं हम भी कुछ हैं। आप समझ पाए? हम जब भी ऐसा करने की चेष्टा करते हैं तब दरअसल हम अपनी राष्ट्र और समाज की एक आत्मविश्वास से रहित छवि निर्मित कर रहे होते हैं। दूसरा ये भी समझिए कि हमारे इतिहास पर गर्व करने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ रहा है? अगर इतिहास वाकई इतना गौरवशाली है तो उसमें आपको इस बात के लिए तो अतिरिक्त दबाव नहीं डालना पड़ेगा कि बहुत अच्छी चीज़ थी उस पर गर्व करो। और दूसरा जाहिर है कि सेलेक्टिव होना। जब हम अपने इतिहास में एक चीज़ को उठाकर उस पर गरिमा और गौरव दिखाते हैं और दूसरी चीज़ को छिपा ले जाते हैं, आखिर इसी इतिहास से जाति निकलती है, इसी इतिहास से वो अमानवीय परंपराएं निकलती हैं जिसमें किसी को इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि वह विधवा हो गई है। ठीक है ना? ये धर्म को लेकर आपको दिखाई देता है, आपको जाति को लेकर दिखाई देता है, आपको लैंगिकता को लेकर दिखाई देता है। तो ये हमारे ही समाज में हो रही चीज़ें थी। जहाँ तक यह प्रक्रिया है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों के इतिहास में ऐसा क्यों दिखाई देता है, देखिए मैंने तो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को बहुत निकट से देखा है और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी पाठ्यक्रम एक राजनीतिक प्रक्रिया होता है। ठीक है? लेट अस बी वेरी सर्टेन अबाउट इट। एनीबॉडी क्लेमिंग दैट आर करिकुलम इज अपॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, उसे शिक्षा के बारे में फिर कुछ नहीं पता है, क्योंकि शिक्षा की बुनियादी परिभाषा कहती है कि टीचर टीचेस जॉन इंग्लिश, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के ये 4 घटक, टीचर शिक्षक, टीचिंग यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि जॉन यानी कि विद्यार्थी, और इंग्लिश यानी कि कंटेंट यानी कि पाठ्यक्रम, ये सभी प्रक्रियाएं हम जानते हैं कि राजनीति से प्रभावित होती है। इसलिए पहले तो मैं इस शिकायत से दूर आना चाहता हूँ कि देखिए ये वाली सरकार ऐसा कर रही है। सच्चाई ये है कि कोई भी पाठ्यक्रम निर्माण हमेशा एक राजनीतिक प्रक्रिया होता है, बिना किसी शक के होता है। सवाल है कि कौन सी राजनीति आपके लिए काम में राजनीति है। जब आप कहते हैं कि आपकी वह राजनीति आपके लिए काम में है जिसमें आप कहें कि हमारा समाज, हमारा देश एक समुदाय का देश था और बाकी सारे समुदाय जो हैं वो या तो बाहर से आए हैं या फिर वे आक्रांता हैं, वे दुश्मन हैं, आपको ये वाला देश आपका तसव्वुर है, आपकी कल्पना है,
या आपके मन में देश की जो कल्पना है वो ये है कि हमारा देश जो है वो एक बहुलवादी देश है जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग हमेशा से रह रहे थे, कुछ कम कुछ ज़्यादा। किसी समय में कोई समुदाय ज़्यादा प्रभावी था, किसी समय में कोई दूसरा समुदाय ज़्यादा प्रभावी था। ये एक बेसिक सी रियलिटी चेक वाला एक सामान्य समझ है। लेकिन जब आप एक सिंगुलर एक रूपतावादी किस्म के इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आपको झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। और वह झूठ परतदार झूठ होता है। पहला झूठ उसमें यह होता है कि जो चीज़ आप बता रहे हैं वो जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। दूसरा वह होता है जिसमें जो चीज़ आपको बतानी थी उसे आप छिपा ले जाते हैं। तीसरा वह होता है जिसमें आप एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हैं। आप एक ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कि कभी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप उसे चाहते हैं कि सब लोग उसे स्वीकार करें। जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि आपके पास 1 लाख साल पहले हवाई जहाज उड़ा करते थे या इत्यादि इत्यादि, मतलब अब हास्यास्पद बात है, मतलब वो हास्यास्पद बात है, किसी गंभीर जगह पर उसकी चर्चा हो नहीं सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही हैं, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पाठ्यक्रम को, आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था को अधिक तार्किक बनाने की, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे अराजनीतिक बना दीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अराजनीतिक शायद वो कभी नहीं बन सकती, लेकिन उसे तार्किक बनाने की जिम्मेदारी तो है। हाँ, सही बात है। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी कभी सत्ता में आती है वो इतिहास को अपने हिसाब से लिखना चाहती है ना? ये भी है, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल पार्टी पे भी नहीं जा रहा हूँ। अगर हम आप इनमें से पार्टियों को भी हटा दें तब भी वह प्रक्रिया राजनीतिक है, क्योंकि अंततः पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? पाठ्यक्रम का मतलब 1964 में 64-66 कोठारी कमीशन आता है, और कोठारी कमीशन ये कहता है कि विकास के लिए शिक्षा। उस समय तो आरएसएस नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस एक पॉलिटिकल प्रोसेस। आप कह रहे हैं कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे तैयार करेंगे ताकि हमारा समाज भविष्य में होने वाले विकास के लिए तैयार होगा। ठीक है, अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे में आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था में साइंस लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ताकि आप भविष्य के लिए विकसित हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप आज के समय में खड़े हों और ये कहें कि हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जो मुसलमानों से नफरत करना सिखाए, अब आपकी मजबूरी हो गई कि आपको अतीत से लेकर आज तक ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हैरान करने वाली हों। एक बहुत शानदार उदाहरण प्रोफेसर कृष्ण कुमार अपने एक लेख में देते हैं। वे एक राम कुमार वर्मा के एक नाटक का उदाहरण लेते हैं जिसमें तैमूर लंग नाम का, आप जानते हैं तैमूर लंग पर अच्छी खासी चर्चा हुई। वह व्यक्ति, उसके समय का नाटक है, मतलब कल्पना है कि उस समय वह व्यक्ति आया और एक छोटा सा बच्चा है जो उसको रोकता है, और जब वो रोक लेता है तो उस पर वो हैरान होता है, फिर बाद में उसके रोकने की वजह से उसके गाँव को छोड़ कर चला जाता है। राम कुमार वर्मा इस नाटक में जो कुछ कहते हैं उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कुमार याद दिलाते हैं कि देखिए, वो आके खड़ा हुआ है, बच्चा बाहर से घर आया और घर में तैमूर लंग खड़ा है। वो जाके कहता है, हैरान होता है कि आप कहाँ हो? तो बोलता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मेरी वर्षगांठ है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी वर्षगांठ है और मैं इसके लिए दूध लेने गया था। तैमूर लंग पूछता है कि कौन सी जुबान बोलते हो? साफ जुबान में बताओ क्या बात है? जिसका क्या मतलब है? जुबान, वर्षगांठ, मतलब कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि, और प्रोफेसर कृष्णा इसका विश्लेषण करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ अन्यता, अदरनेस पैदा करने की शर्त ये हो गई है कि अब उर्दू जैसी भाषा तैमूर लंग के मुंह में भी डाली जा सकती है, जो कि उर्दू पैदा होने से बहुत पहले आया था। और क्यों डाली जा सकती है? क्योंकि वो मुसलमान है। यानी कि एक सोचिए जरा कि तैमूर किस क्षेत्र से आ रहा है, उस क्षेत्र में तो उर्दू नहीं बोली जाती, लेकिन चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उसके मुंह में भी आप ये वाली भाषा डाल सकते हैं और अन्यता दिखा सकते हैं कि ये कुछ और तरह के लोग होते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि उर्दू तो यहीं पैदा हुई, तैमूर लंग को क्या पता उर्दू क्या होती है। ट्रू। लेकिन आप एक 7वीं क्लास के बच्चे के मन में ये डाल देना चाहते हैं कि बाहर से आए हुए आक्रांताओं की भाषा उर्दू है। और ये बहुत बहुत शातिर तरीके से किया गया काम है, क्योंकि उसके बाद अगर वो 7वीं क्लास के बच्चे के मन के अवचेतन में ये बात चली गई तो वो हमेशा मानेगा कि जो भी आक्रांता आते थे वो उर्दू बोलते थे। इन अदर वर्ड्स, जो भी उर्दू बोलते हैं वो सब आक्रांता होते हैं, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। आप जिस इलाके से आते हैं, खुर्जा, वहाँ की भाषा है उर्दू। मैं जिस शहर में रहता हूँ, दिल्ली, उसकी भाषा है उर्दू। उर्दू और हिंदी तो साथ साथ एक ही भौगोलिक क्षेत्र की भाषाएं हैं। उनका क्या लेना देना तैमूर लंग से? उनका क्या लेना देना फॉर दैट मैटर अकबर से?
वो तो यहाँ आने के बाद, मुगलों के यहाँ आने के बाद विकसित हुई भाषाओं में से है। वहाँ कौन सा अफगानिस्तान में उर्दू बोली जा रही है या ईरान में उर्दू बोली जा रही है। तो ये भाषा का महीन काम है। आपको पता नहीं लगा, लेकिन राम कुमार वर्मा जैसा साहित्यकार आप चुपके से बच्चे के मन में ये डाल गया कि जब भी किसी को उर्दू बोलते हुए देखो, मान लेना कि आक्रांता है। तो सर मतलब जो हम करिकुलम के बारे में आपने जो सारी बातें बताई, प्रॉब्लम यहाँ तक भी सीमित नहीं है। अब इससे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास हमारी जो खुद की मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स इन द सेंस बच्चों को अगर बढ़िया बनाना है, मैं मिसाइल बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे तो ये लगता है कि टीचर्स हमारे पास सबसे बेहतरीन हथियार होते हैं किसी बच्चों को एक मजबूत एक आने वाला भविष्य बनाने के लिए। मैंने खुद ने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है आज तक, बहुत सारे, और एक भी ऐसे टीचर्स को नहीं देखा जो व्यक्ति या तो ईश्वर में भरोसा नहीं कर रहा है या रैशनल ना हो। मतलब वो कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव है किसी न किसी स्पेसिफिक धर्म के तौर पर रहता है कि भाई या तो कोई व्यक्ति, भले ही हमको पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में बताएंगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताएंगे बिग बैंग एट एंड ऑफ द डे, फिर वो मेरे को यही बताएंगे कि उस भगवान ने उसको ऐसा कर दिया, उस भगवान की वजह से हम ऐसे पैदा हुए हैं। ये टीचर का जो दोहरा व्यवहार होता है और बच्चे के सामने ही होता है। जब तक वो किताब खोल के बैठा है वो चार्ल्स डार्विन के बारे में बता रहा है, किताब बंद होने के बाद ये भी ये बताएगा कि आज मेरा व्रत है, मैं पानी नहीं पीऊँगा। ये बहुत ही मतलब गजब तरह का एक लूप होल तैयार हो रहा है। बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, बिग बैंग भी है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन भी है, लेकिन भाई सब कुछ तो है ही ऊपर वाले की वजह से। लेकिन टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये जो ज्ञान का द्वैत देखने को मिलता है, हाँ, ये हमारे समाज की पैदाइश है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में अगर शिक्षक शून्य से तो आएंगे नहीं, वो इसी समाज से निकल कर आएंगे। बिल्कुल। और उनके प्रशिक्षण की भी सीमाएं रहेंगी और उनकी मान्यताओं की भी सीमाएं रहेंगी। सेकुलर एजुकेशन जिसकी आप मांग कर रहे हैं, सेकुलर का मतलब केवल धर्म के संदर्भ में नहीं होता। सेकुलर का मतलब तार्किक शिक्षा, मतलब एक ऐसा सेकुलर की जो परिभाषा मैं समझता हूँ वह है कि जब आप अलौकिक का निषेध करते हुए लौकिक दुनियावी चीज़ों की बात। सेकुलर एजुकेशन इस देश की कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। 1835 में मैकॉले मिनट्स आता है और मतलब मात्र कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 साल की शिक्षा है जिसे आप सेकुलर एजुकेशन कह सकते हैं। इससे पहले कि हमारी तमाम शिक्षा धर्म के साथ बधी हुई शिक्षा थी, ठीक है, इसलिए वहाँ पे धर्म एक भूमिका अदा करता था और वहाँ पर जाति एक भूमिका अदा करती थी। और जिस एजुकेशन को की अपेक्षा आप रख रहे हैं सेकुलर एजुकेशन, एक तो वो बहुत बाद में आती है और आती भी वो पूरे समाज में नहीं है, आती भी वो समाज के एक तबके के पास ज़्यादा है, जो वो एक स्पेसिफिक क्लास और स्पेसिफिक कास्ट के लोग हैं। और उन्होंने अभी कल परसों तक, बल्कि उनके दादाजी, उनके पिताजी अभी भी पुरानी वाली शिक्षा से जुड़ा महसूस कर, इसलिए इन दोनों चीज़ों का घालमेल देखने को मिलता है और इसलिए हमारे पास ये ज्ञान का द्वैत दिखाई देता है। हम एक ज्ञान पाठ्यक्रम के लिए बता रहे होते हैं जिसमें आप चार्ल्स डार्विन को भी बताएंगे, पूरा विकासवाद बताएंगे और बिग बैंग भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप एक धार्मिक शिक्षा भी उसके साथ साथ जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, क्योंकि वो आपके अवचेतन में पूरी तरह से बैठी हुई है, उसे दे बैठते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे डरावनी चीज़ें शिक्षा में होती है, उनमें से एक लगातार धर्म और विज्ञान के बीच घालमेल करना है। ये न जाने कैसा एक लालच है जो शिक्षकों जिस लोभ का संवरण शिक्षक कर ही नहीं पाते, जिसमें उन्हें ये बताना होता है कि धर्म की अमुक चीज कैसे वैज्ञानिक है। ABC कुछ भी चीज बता दी जाएगी और कहा देखो आजकल भी ये बात की जा रही है, क्वांटम थ्योरी आ गई है, हमारे यहाँ ये था। ये जो लोभ है जिसमें हम अपनी अब तक की स्पिरिचुअल या धार्मिक चीज़ों को विज्ञान की बैसाखी देने से रोक नहीं पाते अपने आप को, शिक्षकों की ये एक बड़ी सीमा है। क्या इसे एक पीढ़ी, एक नियम या एक तरीके से दूर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ये दुर्भाग्य से नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और आपको बहुत ही मजबूत किस्म के विधान करने पड़ेंगे जो बताएंगे कि आप धर्म को कैसे रोकें, आस्था को कैसे रोकें
क्लासरूम्स में घुसने से, बच्चे के दिमाग में घुसने से। और अभी तो हम इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया होते हुए देख रहे हैं। अभी तो क्लासरूम्स में और बच्चे के दिमाग में फ़िलहाल तो धर्म ज़्यादा डालने की कोशिश की जाती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है और ये किसी एक देश काल में आसानी से मिटाई जा सकने वाली चीज़ों में से नहीं है।